अगला है सेमी हाइड्रोलिक लाइन। इसे क्लास बी की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या है, सेमी हाइड्रोलिक लाइन क्लास बी के अंतर्गत जो है रखा गया है। IS 712 के अनुसार इसे क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें जो है इम्प्योरिटी की मात्रा जो होती है, देखिए यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटीज IES लिखा है, ठीक ना, कहीं कहीं पे वाई लिख रहा हूँ। तो जो हम प्यूलर बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं हम, तो वाई को हटा करके IES लगा देते हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो इसमें होती है, अशुद्धियां जो होती हैं वो 15 से 20% होती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं कितनी होती हैं, 15 से 20%। और इसका टाइम कितना होता है, 7 दिन। सेटिंग टाइम जो होता है ये 7 दिन तक होता है। 7 दिन तक ये क्या होता रहता है, सेट होता रहता है। इसकी मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डे, यानी कि 28 दिन बाद जो है इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यानी कि ये 28 दिन के बाद इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो है 17.5 kg का लोड आएगा। इसका यूज जो है फ्लोरिंग में करते हैं, डैम प्लेस में करते हैं और नॉर्मल वर्क में कर सकते हैं। तो जो सेमी हाइड्रोलिक लाइन है इसका यूज फ्लोरिंग में करते हैं, फर्श पे, डैम्प प्लेस पे, यानी कि जहां पे नमी है, नमी वाले स्थानों पे हम कर सकते हैं, और नॉर्मल वर्क में कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है प्योर लाइन। इसे क्विक लाइन भी बोलते हैं और फैट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है क्लास सी श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है ना, क्लास सी के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने प्योर लाइन को देखा है, इसके 4 नाम और अलग हैं, तो वो देख लीजिएगा। तो प्योर लाइन को क्विक लाइन, फैट लाइन, और इसके बाद से और क्या बोलते हैं, रिच लाइन बोलते हैं। तो ये जो है क्लास सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, और इसके बारे में हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद से आता है मैग्नीशिया लाइन क्लास डी। तो मैग्नीशिया लाइन को जो है क्लास डी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो यह जो है मैग्नीशिया लाइन होता है जो, तो डोलोमाइट से प्राप्त होता है, ठीक है ना। हमने देखा है ना, डोलोमाइट CaMgCO3 ट्वाइस। डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है, CaMgCO3 और इसका होल ट्वाइस। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है CaCO3 और क्या है, MgCO3। तो Ca और Mg एक ही ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, सेकेंड ग्रुप में। तो पहले होता है मैग्नीशिया जिसका परमाणु क्रमांक है 12, और इसके बाद होता है कैल्शियम और इसका परमाणु क्रमांक है 20। तो इन दोनों का जो है अनुपात होता है आपस में, ठीक है। तो उसके अनुसार ये होते हैं। तो ये क्या है, ये डोलोमाइट से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नीशिया की मात्रा है 25 से 30% या इससे अधिक हो सकती है। तो डोलोमाइट में जो मैग्नीशिया की मात्रा है वो 25 से 30% या इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये जो डोलोमाइट लाइन है, मैग्नीशिया लाइन है, तो मैग्नीशिया लाइन जो है इंडिया में नहीं मिलता है, ठीक है। डोलोमाइट जो है इंडिया में नहीं मिलता है, या मिलता भी होगा तो बहुत कम मात्रा में। तो जो मैग्नीशिया लाइन है ये इंडिया में नहीं प्राप्त होता है। इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग में और प्लास्टर के फिनिशिंग कोट में। तो व्हाइट वॉशिंग का मतलब है कि पुताई करने में, जैसे घर पे हम पेंट लगाते हैं, तो वैसे ही हम इसकी नॉर्मल दीवारों को हम पुताई के लिए यूज कर सकते हैं। और प्लास्टर के फिनिशिंग कोट में, फिनिशिंग कोट का मतलब कि जो एकदम फाइनल वाला कोट है, जो एकदम हमको दिखेगा, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फिनिशिंग कोट में, ठीक है। फिर अगला आ जाता है कंकर लाइन, ठीक है। इसको क्लास ई श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। कंकर लाइन को जो है क्लास ई श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें अशुद्धि जो होती है, इम्प्योरिटी की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। तो बहुत अधिक लिखने का मतलब है कि 30% से बहुत ज्यादा हो गए। तो इसमें अशुद्धि की मात्रा जो है अधिक होती है। इसका यूज रफ वर्क और व्हाइट वॉशिंग में कर सकते हैं। नॉर्मल जो है चिनाई कार्य में कर सकते हैं, और व्हाइट वॉशिंग यानी कि दीवार पुताई में भी कर सकते हैं इसका यूज। अगला आ जाता है सिलिका डोलोमाइट लाइन। सिलिका डोलोमाइट लाइन, इसमें सिलिका भी रहेगा और डोलोमाइट भी रहेगा, ठीक है। और इसको रखते हैं क्लास एफ श्रेणी के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। IS 712 के अनुसार इसी क्लास एफ के अंतर्गत रखा गया है। इसमें सिलिका और मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होती है। सिलिका और मैग्नीशिया की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसका यूज जो है प्लास्टर के अंडरकोट का मतलब कि जो फिनिशिंग कोट है उसके नीचे वाला जो कोट होता है उसे अंडर कोट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमारी ये दीवार रहती है तो पहले इस पे बेस चढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहले हम सीमेंट से पुताई कर देते हैं या
इसके अंदर एक कोट, दो कोट और फिर इसके बाद से फाइनली तीसरा कोट हम चढ़ाते हैं, या कहीं कहीं पे दो कोट भी लगाते हैं लोग। तो जो जिस कोट को हम लगाएंगे, मान लीजिए कि जब पुताई हम कर रहे हैं वो फिनिशिंग कोट के पहले वाला रहेगा तो उसे हम अंडर कोट बोलते हैं। तो इसे प्लास्टर के अंडर कोट में और फिनिशिंग कोट में दोनों ही जगहों पे यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और फिर आ जाता है, ये तो हो गया IS 712 के अनुसार क्लासिफिकेशन, तो हमने देख लिया, उसको 6 श्रेणियों में बांटा गया है, ABCDEF, ठीक है, ABCDEF। तो इसको 6 श्रेणियों में बांटा गया है, इसको हमने देख लिया। अब जो चूना होता है, इसको जो है कैल्सिनेशन करने के लिए भट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्मल तरीके से तो हम हमेशा खुले में तो जला नहीं सकते, तो इसको बहुत जल्दी अब देखिए क्या होता है कि जो सीमेंट बन रहा है, सीमेंट बनेगा तो वहां पे इस्तेमाल होता है, या और भी जगहों पे चूना जो है कट्टे में भर करके और कमर्शियल रूप से बेचा जाता है, तो उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो चूने को बुझाने के लिए चूने के कैल्सिनेशन के लिए अलग अलग भट्टियां हैं, ठीक है। तो पजावा और क्लैम्प का यूज करते हैं। पजावा और क्लैम्प जो है बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। उसमें तो नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, ये चूने के लिए ऐसे होता है, हम चूने को ऐसे परतों में बिछा देते हैं, इसके बीच में फ्यूल रख देते हैं। फ्यूल के रूप में हो गया हमारा उपला हो गया, या गोईठा हो गया, या लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब रख देते हैं, और ये लाइम हो जाता है परतों के रूप में, ऐसे बिछा देते हैं और इसको फूंक देते हैं। तो बीच में जो चूना होता है, लाइम होता है, लाइम स्टोन, वो जल करके चूने के रूप में, CaO के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो पजावा या क्लैंप इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इसके बाद से इंटरमीडिएट किल इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि वो साल में कुछ महीने चलेगा और कुछ महीने बंद रहेगा। फिर इसके बाद से कंटिन्यूअस किल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सतत चलती रहती है, लगातार चलती रहेगी, हम वो भट्टी यूज कर लेते हैं। और फिर मॉडर्न किल आ गई है, तो इनसे जो है इसमें कुछ ज्यादा आसानी होती है और ज्यादा इसमें कुछ सुविधा होती है। तो मॉडर्न किल भी है, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है चूने के कैल्सिनेशन के लिए भट्टी है जो यूज की जाती है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, तो चूने की भट्टी के लिए यूज किया जाता है। और एक और चीज उसको मैं देखिए, सबसे पहले जो चूना था, सबसे पहले लाइम था, तो वो क्या था, चूना जो है शुरू में लाइम स्टोन के रूप में था, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन के रूप में था, किसमें था, CaCO3, ठीक है। तो हमने क्या किया कि CaCO3 को 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कैल्सिनेशन किया। तो यहाँ पे क्या हमें मिला, CaO मिला, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और फिर हमने CaO को जो है बुझाया, CaO को क्या किया, इसकी स्लैकिंग की। तो CaO जो है ये H2O से रिएक्शन किया और क्या बन गया, CaOH ट्वाइस बन गया, और यहाँ पे जो है 15.6 किलो कैलोरी क्या हुई कि एनर्जी निकली, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस जो है ये दोबारा से CO2 से रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेता है। तो देखिए पहले CaCO3 था, फिर इसमें बदल गया, फिर दोबारा से हमने इसको इसमें बदला और फिर ये बन गया। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, और ये जो बन जाता है तो फिर ये इसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है तो उसमें सेट हो जाता है और उसमें स्ट्रेंथ सहने की क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन खत्म हो गया और हमने कैल्सिनेशन के लिए जो किल इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में देखा।